दोस्तों जरा सोचिए उस व्यस्त चौराहे पर खड़े उस छोटे से लड़के को जिसकी उम्र मुश्किल से 12 साल होगी। हाथ में अखबारों का बंडल थामे सिग्नल पर रुकती हर गाड़ी के पास दौड़ता और चिल्लाता, अंकल अखबार ले लो, ताजा खबरें हैं, सिर्फ 5 रुपए। चेहरे पर धूप की तेज किरणें पड़ रही थी, लेकिन आंखों में एक ऐसा खालीपन था जो उम्र से कहीं ज्यादा गहरा लगता था। वो हर सुबह सबसे पहले यहाँ पहुंच जाता, थोड़ा पानी से चेहरा धोता, अखबारों को सजाता और फिर गुजरती गाड़ियों से गुजारिश करता, दीदी अखबार ले लो, अच्छी खबरें हैं, भगवान खुश होंगे। कई लोग बिना देखे निकल जाते, कुछ पैसे फेंक देते, कुछ दया से खरीद लेते और कुछ बस तिरस्कार की नजर से देखकर आगे बढ़ जाते। लेकिन वो हर बार मुस्कुरा देता, क्योंकि शायद उसने जिंदगी की ठोकरों को आदत बना लिया था। एक बुजुर्ग आदमी उसके पास आता और कहता, वीरू जल्दी कर, आज ट्रैफिक ज्यादा है, ज्यादा अखबार बिक जाएंगे, जल्दी जा। वीरू मुस्कुरा कर कहता, हाँ दादा अभी कर रहा हूँ। वो लड़का जिसका असली नाम किसी को नहीं पता, सब उसे वीरू कहकर बुलाते थे। कहते हैं दादा ने उसे सालों पहले बस स्टैंड के पास अकेला भटकते रोते हुए पाया था। तब से वहीं उसका घर, वहीं उसका परिवार बन गया। लेकिन दोस्तों सच्चाई इससे भी कई गुना ज्यादा दर्द भरी थी। इस बच्चे की अपनी माँ ने ही उसे उस रात सड़क किनारे छोड़ दिया था। वो बच्चा एक बड़े बड़े नेता, एक मंत्री के बेटा था, लेकिन आज वो चौराहे पर अखबार बेच रहा था। उसके पिता को सालों से कुछ पता नहीं था कि उनका बेटा जिंदा है भी या नहीं। लेकिन एक दिन जब वो अपनी गाड़ी से उसी चौराहे से गुजरते हैं तो उनकी नजर उस छोटे लड़के पर अटक जाती है जो अखबार बेच रहा था। वो चेहरा, वो आंखें जैसे कोई पुरानी याद अचानक जिंदा हो उठी हो। वो स्तब्ध रह जाते हैं। तो दोस्तों उसकी माँ ने अपने ही बेटे को सड़क पर क्यों छोड़ दिया? क्यों इतने सालों तक वो उसे ढूंढते रहे लेकिन कभी नहीं मिला? सच्चाई इतनी कड़वी है कि सुनकर दिल दहल जाएगा। लेकिन दोस्तों कहानी में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी विनती है, इस कहानी को अंत तक जरूर सुनना और वीडियो को लाइक कर देना ताकि हमें मोटिवेशन मिले। एक छोटा लड़का होने के बावजूद वीरू ने जिंदगी के सबसे कठोर सबक बहुत जल्दी सीख लिए थे। भूख क्या होती है, अपमान कैसा लगता है, अकेलापन कैसे झेला जाता है। कभी तेज रफ्तार गाड़ियां उसे लगभग कुचल देती तो कभी दुकानदार चिल्लाते, दूर हट जा, यहाँ खड़ा मत हो, ट्रैफिक बढ़ा रहा है। लेकिन वो हर बार बस मुस्कुरा देता और कहता, कोई बात नहीं भगवान, सब देखते हैं। वो खड़े होकर हर आने जाने वाली गाड़ी के पास दौड़ता, अंकल अखबार ले लो, आज की बड़ी खबरें हैं, ले लो ना। लेकिन ज्यादातर लोग उसे अनदेखा कर देते। तभी एक दिन कुछ ऐसा हुआ, सिग्नल पर एक छोटी बच्ची सड़क पार करने की कोशिश में गिर गई। कार की आवाज तेज थी, बच्ची डर गई। वीरू बिना सोचे दौड़ा, उसे गोद में उठाया और सुरक्षित किनारे पर ले आया। अरे रो मत छोटी, देख कुछ नहीं हुआ। वो अपने पुराने रुमाल से बच्ची के हाथ का घाव साफ करता है और मुस्कुराकर कहता है, लो ये अखबार तुम्हारे लिए फ्री है, इसमें अच्छी कहानियां हैं, पढ़ना। बच्ची की माँ ने दूर से देखा, आंसू भरी आंखों से शुक्रिया कहा। कहते हैं जिसने जिंदगी में कभी प्यार नहीं पाया वो सबसे ज्यादा प्यार बांटता है। वीरू भी यही कर रहा था। शाम ढल चुकी थी, सड़क की लाइटें जल उठी थी। वीरू दिन भर की कमाई गिनता है, कुछ सिक्के, 2, 4, 10 रुपए के नोट। उसके पास एक पुरानी जेब घड़ी थी जो वो कभी नहीं खोलता। वो घड़ी ही उसकी सबसे बड़ी याद थी। उस पर धुंधले अक्षर थे, सालों की धूल और पसीने से मिट चुके थे। बस वी प्री इतना ही साफ दिखता था। दादा आते हैं और कहते हैं, चल वीरू आज अच्छा बिजनेस हुआ, खाना खा ले। वीरू ने धीरे से पूछा, दादा क्या भगवान कभी किसी को ढूंढने में मदद करता है? दादा ने हैरानी से देखा, क्यों बेटा, ऐसा क्यों पूछ रहा है? वीरू आंखें झुकाकर बोला, बस ऐसे ही कभी कभी लगता है कोई मुझे ढूंढ रहा है, कोई मुझे याद कर रहा है। अगली सुबह वीरू फिर वही चौराहा, वही अखबार, वही मुस्कान। उसी दिन एक बड़ी लग्जरी कार सिग्नल पर रुकी। कार से उतरे एक शख्स, काले चश्मे, सफेद कुर्ता पायजामा, उनके साथ सुरक्षा गार्ड्स। वो थे आदित्य प्रताप सिंह, राज्य के बड़े मंत्री, पूरे शहर में चर्चित नाम। वो मंत्रालय जा रहे थे, लेकिन सिग्नल पर रुकते ही उनकी नजर उस छोटे लड़के पर पड़ी जो अखबार बेच रहा था। वो लड़का चिल्ला रहा था, अंकल अखबार ले लो, ताजा खबरें। आदित्य का दिल जैसे धड़कना भूल गया। वो चेहरा, वो आंखें, वो मुस्कान जैसे कोई खोया हुआ सपना अचानक सामने खड़ा हो गया हो। वो धीरे धीरे कार से उतरे, गार्ड्स ने रास्ता बनाया। भीड़ में शोर था, लेकिन आदित्य की दुनिया में बस वही लड़का था। वो पास पहुंचे, वीरू ने ऊपर देखा, मुस्कुराया और बोला, सर अखबार लोगे, आज की सबसे बड़ी खबर है। आदित्य झुककर उसके सामने बैठ गए। उनकी आवाज कांप रही थी। तेरा नाम क्या है बेटा? वीरू ने सादगी से कहा, सब वीरू कहते हैं मुझे। आदित्य का दिल जैसे रुक गया। वो नाम, वही नाम जो सालों पहले उनकी जिंदगी की धड़कन था। वो चुपचाप उसे देखते रहे। वीरू ने अखबार उनकी तरफ बढ़ाया, सिर्फ 5 रुपए, ले लो ना। आदित्य ने जेब से नोट निकाला, लेकिन हाथ कांप रहे थे। उनकी नजर उस घड़ी पर पड़ी जो वीरू की जेब से झांक रही थी। ये घड़ी कहाँ से मिली तुझे? वीरू ने हंसकर कहा, ये तो मुझे नहीं पता सर, जब से याद है ये मेरे पास है। दादा कहते हैं शायद किसी ने साथ छोड़ दिया होगा। आदित्य ने घड़ी को ध्यान से देखा, वही पुरानी सिल्वर घड़ी जिस पर उन्होंने खुद अपनी बेटी नहीं, बेटे का नाम खुदवाया था, वीर प्रताप सिंह। लेकिन अब सिर्फ वी प्री बचा था। आदित्य की आंखों से आंसू छलक पड़े। वो पल जैसे समय थम गया हो। भीड़, शोर, गाड़ियां सब गायब, बस एक पिता और उसका खोया हुआ बेटा। वीरू ने मासूमियत से पूछा, सर आपको क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हैं? आदित्य मुस्कुराने की कोशिश करते हैं, लेकिन आवाज भर आई, कुछ नहीं बेटा, बस अखबार बहुत अच्छे हैं। वो अखबार लेते हैं और धीरे से कार की तरफ चलते हैं। पीछे मुड़कर एक बार फिर देखते हैं। वीरू अब किसी और को अखबार बेच रहा था। मुस्कुराते हुए कह रहा था, अंकल ताजा खबरें, ले लो ना। उस मुस्कान में मासूमियत थी, लेकिन आदित्य के दिल में तूफान उठ रहा था। कार में बैठते हुए वो सोचता
सोचते हैं, क्या ये मुमकिन है? क्या ये मेरा वीरू है, मेरा बेटा? वो पल उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सवाल बन गया। उस रात आदित्य की नींद उड़ गई। बार बार वही चेहरा, वही मुस्कान, वही घड़ी। वो पल याद आया जब 9 साल पहले एक भयानक सड़क हादसे में उनकी कार पलट गई थी। उनकी पत्नी उसी हादसे में चली गई थी और उनका 3 साल का बेटा लापता हो गया था। सालों तक पोस्टर, पुलिस, एनजीओ हर जगह ढूंढा, लेकिन कोई सुराग नहीं। सबने कहा शायद वो नहीं रहा, लेकिन एक पिता कभी नहीं मानता। आदित्य ने भी नहीं माना। और अब इतने साल बाद वो चेहरा, वो घड़ी, सब कुछ जैसे उनकी मरी हुई उम्मीद को फिर से जगा रहा था। अगले दिन सुबह आदित्य फिर उसी चौराहे पहुंचे। वीरू वहीं था, अखबार बेच रहा था। वो दूर खड़े उसे देखते रहे, आंखों में आंसू, दिल में सवाल। वो धीरे से पास गए और बोले, बेटा तुम्हारे साथ कोई नहीं रहता? वीरू ने कहा, हाँ सर, दादा हैं, उन्होंने ही मुझे पाला है। तुम्हारे माँ बाप? आदित्य की आवाज कांप रही थी। वीरू मुस्कुराया, नहीं है सर, शायद कभी थे, लेकिन अब याद नहीं। आदित्य का दिल टूट गया। वो बच्चा जो कभी उनकी गोद में खेलता था, आज चौराहे पर अखबार बेच रहा था। वो धीरे से बोले, क्या मैं तुम्हारे दादा से मिल सकता हूँ? वीरू ने हाँ कहा और उन्हें पास वाले छोटे से ठेले पर ले गया जहाँ दादा बैठे थे। दादा ने आदित्य को देखा, पहचाना नहीं। आदित्य ने कांपते हुए पूछा, दादाजी ये बच्चा आपको कहाँ मिला था? दादा ने पुरानी बात याद की। बरसों पहले की बात है साहब, बस स्टैंड के पास रात को तेज बारिश थी। मैंने उसे रोते बेहोश पाया, पास में बस ये घड़ी थी, तब से मेरा बेटा है। आदित्य की आंखों से आंसू बह निकले। वो कांपती आवाज में बोले, उस घड़ी पर क्या लिखा था याद है? दादा बोले, हाँ साहब, कुछ अंग्रेजी में था, लगता था किसी ने प्यार से लिखवाया हो, वीर प्रताप या ऐसा कुछ। आदित्य जैसे पत्थर बन गए। वो वहीं जमीन पर बैठ गए, आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। दादा घबरा गए, क्या हुआ साहब? आदित्य ने धीरे से कहा, क्योंकि ये मेरा बेटा है, मेरा वीरू। वे कांपते हाथों से जेब से एक पुरानी तस्वीर निकालते हैं। उसमें वही मुस्कान, वही चेहरा और एक छोटा बच्चा उनकी गोद में, बिल्कुल वीरू जैसा। दादा ने तस्वीर देखी, फिर वीरू को देखा, फिर आदित्य को। उनकी आंखें नम हो गईं। हे भगवान! वीरू कुछ समझ नहीं पा रहा था। वो मासूमियत से बोला, दादा ये अंकल रो क्यों रहे हैं? आदित्य ने उसे सीने से लगा लिया, आंसुओं के बीच बस इतना कह सके, क्योंकि अब मुझे मिल गया मेरा बेटा, मेरा वीरू। आदित्य ने वीरू को सीने से लगाए रखा। दादा की आंखें भी भर आईं। वो समझ चुके थे कि ये पल जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ है। आदित्य ने दादा के पैर छुए, आपने मेरे बेटे को जिंदगी दी है, आपने उसे पाला है, मैं आपका कितना शुक्रगुजार हूँ, ये शब्दों में नहीं बयां कर सकता। दादा ने हाथ जोड़कर कहा, बेटा भगवान ने हमें एक दूसरे से मिलवाया, अब वीरू तुम्हारा है, लेकिन उसका दिल बहुत नरम है, धीरे धीरे सब बताना। वीरू अब भी कुछ समझ नहीं पा रहा था। वो बस इतना कह पाया, अंकल आप सच में मेरे पापा हो? आदित्य ने हाँ में सिर हिलाया, हाँ बेटा मैं तेरा पापा हूँ, मैं तुझे सालों से ढूंढ रहा था। वो उसे गोद में उठा लेते हैं। वीरू का छोटा सा शरीर उनके कंधे पर टिक जाता है। पहली बार किसी ने उसे इस तरह गले लगाया था। उसकी आंखें नम हो गईं, लेकिन वो रोया नहीं, बस मुस्कुराया। आदित्य ने दादा से कहा, आप भी हमारे साथ चलिए, ये घर आपका भी है। लेकिन दादा ने मुस्कुराकर मना कर दिया, नहीं बेटा मैं तो यहीं ठीक हूँ, वीरू को ले जाओ, लेकिन कभी कभी उसे मेरे पास भेज देना, वो मेरी आंखों का तारा है। आदित्य ने वादा किया। वो वीरू को कार में बैठाते हैं। कार चल पड़ी। वीरू बाहर की तरफ देखता रहा। चौराहा पीछे छूटता गया। उसकी आंखों में उत्सुकता थी, डर भी था। घर पहुंचते ही पूरा माहौल बदल गया। वो आलीशान बंगला जहां सालों से सन्नाटा पसरा था, नौकर चाकर, गार्ड्स सब हैरान। आदित्य ने सबको बुलाया, ये मेरा बेटा है वीर प्रताप सिंह, आज से ये घर फिर से जिंदा हो गया है। सबने तालियां बजाईं। वीरू घबरा गया, इतने लोग, इतनी रोशनी, इतने बड़े कमरे। वो आदित्य का हाथ पकड़कर बोला, पापा यहाँ इतना बड़ा घर है, मैं यहाँ कहाँ रहूंगा? आदित्य ने उसे गले लगाया, जहाँ तू चाहे बेटा, ये सब तेरा है। उस रात वीरू को सबसे बड़ा कमरा दिया गया, बिस्तर इतना बड़ा कि वो उसमें डूब जाता, नया कपड़े, नए जूते, नया फोन। लेकिन वो सबसे ज्यादा उसी पुरानी घड़ी को देखता रहा। वो घड़ी अब भी उसकी जेब में थी। वो उसे खोलकर देखता, पापा ये घड़ी ये सच में मेरी है ना? आदित्य ने हाँ कहा, हाँ बेटा ये तेरी माँ ने तेरे लिए बनवाई थी। माँ? वीरू की आवाज में पहली बार उत्सुकता आई। मेरी माँ कहाँ है? आदित्य का चेहरा उदास हो गया। वो धीरे से बोले, बेटा तेरी माँ वो हादसे में चली गई थी जब तू छोटा था। वीरू चुप हो गया। उसने कभी माँ को याद नहीं किया था, क्योंकि याद ही नहीं थी। लेकिन अब अचानक दिल में एक खालीपन महसूस हुआ। वो बोला, कोई बात नहीं पापा, अब तो आप हैं। आदित्य ने उसे सीने से लगाया, लेकिन उनके मन में एक सवाल था, क्या सच में वो हादसा सिर्फ हादसा था? कुछ दिन बीत गए। वीरू अब घर का हिस्सा बन चुका था। स्कूल में दाखिला, नए दोस्त, नई जिंदगी। लेकिन हर शाम वो दादा के पास जाता, दादा से मिलकर आता। दादा उसे देखकर कहते, बेटा अब तू अमीर घर का बेटा है, लेकिन दिल मत बदलना। वीरू मुस्कुराता, नहीं दादा मैं वही वीरू हूँ। लेकिन एक शाम कुछ ऐसा हुआ, आदित्य अपने ऑफिस में थे, उनका फोन बजा, एक अनजान नंबर। फोन उठाया तो दूसरी तरफ से एक भारी आवाज आई, मिस्टर आदित्य प्रताप सिंह, आपकी बेटी नहीं? बेटा वो वीरू जिसे आप ढूंढ रहे थे वो कोई हादसा नहीं था? आदित्य का दिल धड़क गया। कौन बोल रहा है? क्या मतलब? आवाज बोली, जिस रात आपकी कार पलटी थी वो कोई एक्सीडेंट नहीं था, उसमें साजिश थी, और आपकी पत्नी वो उतनी मासूम नहीं थी जितना आप सोचते हैं। कॉल कट गई। आदित्य सन्न रह गए। उनके हाथ से फाइल गिर गई। वो सालों पुरानी केस फाइल निकालते हैं, हादसे की रिपोर्ट, तस्वीरें,
सबूत और फिर एक नाम सामने आया, ड्राइवर रघुवीर। रिपोर्ट में लिखा था कि हादसे के बाद वो गायब हो गया, किसी ने उसकी तलाश नहीं की। आदित्य ने तुरंत अपने पुराने दोस्त पुलिस कमिश्नर को फोन किया, रघुवीर का पता लगाओ, वो जिंदा है तो मिलना चाहिए। लेकिन केस पुराना था, रिकॉर्ड्स खो चुके थे। लेकिन आदित्य का मन नहीं माना, वो रात भर जागे रहे। उधर वीरू अपने कमरे में था, वो पुरानी घड़ी निकाल कर देख रहा था। सालों की धूल साफ करने पर उसमें कुछ और अक्षर उभर आए, वीर प्रताप लव मॉम, और नीचे बहुत बारीक अक्षरों में इफ लॉस्ट फाइंड मीरा आश्रम लखनऊ। वीरू घबरा गया, मीरा ये कौन है? उसने घड़ी लेकर आदित्य के पास दौड़कर दिखाई, पापा ये देखो इसमें कुछ लिखा है। मीरा कौन है? आदित्य ने घड़ी देखी, उनका चेहरा पीला पड़ गया। वो बुदबुदाए, मीरा वो तो तेरी माँ की सबसे अच्छी दोस्त थी, हादसे से एक हफ्ते पहले ही वो गायब हो गई थी। आदित्य ने तुरंत अपने असिस्टेंट को कहा, लखनऊ के हर आश्रम में मीरा नाम की महिला ढूंढो, उम्र 45-50 के आसपास। 3 दिन बाद खबर आई, सर एक महिला मिली है लखनऊ के एक छोटे आश्रम में, नाम मीरा, वो किसी से बात नहीं करती। आदित्य ने वीरू को साथ लिया और लखनऊ पहुंचे। आश्रम में मीरा को देखा, सफेद साड़ी, आंखों में खालीपन, चेहरा वही था लेकिन सालों ने उसे बदल दिया था। आदित्य ने कहा, मीरा मुझे पहचानती हो? मीरा ने आंखें खोली, काफी देर तक देखती रही, फिर कांपती आवाज में बोली, आदित्य तुम जिंदा हो? आदित्य हैरान, ये क्या कह रही हो? मीरा ने आंखें बंद की, वो रात हादसा नहीं था, सब प्लान किया गया था। आदित्य का गुस्सा फूट पड़ा, किसने? मीरा ने धीरे से कहा, तेरी पत्नी शालिनी। आदित्य जैसे पत्थर बन गए, क्या बकवास है ये? शालिनी मेरी पत्नी? मीरा ने सिर झुकाया, हाँ आदित्य, शालिनी को शक था कि तू किसी और से प्यार करता है, वो जलन में पागल हो गई थी। उसने ड्राइवर को पैसे दिए, गाड़ी पलटने को कहा, लेकिन प्लान उल्टा पड़ गया, गाड़ी नदी में गिरी, शालिनी बेहोश हो गई। मैंने देखा कि बच्चा वीरू वो जिंदा है, मैंने उसे बाहर निकाला, डर था कि पुलिस मुझे फंसा देगी, इसलिए मैंने उसे बस स्टैंड के पास छोड़ दिया ताकि कोई उसे बचा ले। आदित्य की दुनिया फिर से बिखर गई। वो धीरे से बोले, मतलब मेरे बेटे ने सालों तक सड़क पर जिंदगी काटी क्योंकि उसकी माँ ने? मीरा ने आंसू बहाते हुए कहा, मैंने गलती की आदित्य, मैंने शालिनी को रोकना चाहिए था, लेकिन मैं डर गई। अब भगवान ने तुझे बेटा लौटा दिया है, उसे कभी मत छोड़ना। आदित्य चुपचाप वहाँ से निकल आए, गंगा किनारे बैठे रहे, आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार उनमें गुस्सा भी था। वो सोचते रहे, शालिनी जिसे मैंने इतना प्यार किया, उसने ये सब किया। उस रात उन्होंने वीरू को गले लगाया, बेटा अब कोई तुझे मुझसे नहीं छीन सकता। वीरू ने कहा, पापा माँ ने ऐसा क्यों किया? आदित्य ने कुछ नहीं कहा, बस उसे और कसकर गले लगाया। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अगले दिन वीरू अपने कमरे में पुरानी अलमारी देख रहा था, वहाँ एक पुराना बक्सा मिला, धूल जमी थी, अंदर एक लिफाफा, पीला पड़ चुका, उस पर लिखा था, मेरे आदित्य के लिए, शालिनी की लिखावट। वीरू ने उसे आदित्य को दिया। आदित्य के हाथ कांप रहे थे, वो पत्र खोला और पढ़ने लगा, प्रिय आदित्य, जब तुम ये पढ़ रहे होगे शायद मैं इस दुनिया में न रहूंगी। तुम सोचोगे कि मैंने हादसा करवाया, कि मैं खलनायिका हूँ, लेकिन सच ये है वो रात मेरी सबसे बड़ी गलती नहीं थी, वो मेरी सबसे बड़ी कुर्बानी थी। मुझे पता चला था कि तुम्हारे बिजनेस पार्टनर रावत तुम्हें खत्म करने की साजिश रच रहे थे, वो तुम्हारी गाड़ी में बम लगाने वाले थे। मैंने ड्राइवर को पैसे दिए थे कि वो रास्ता बदल दे, लेकिन वो रावत का साथ दे चुका था। जब मैंने देखा कि सब खत्म होने वाला है, मैंने वीरू को गोद में लिया और उसे गाड़ी से बाहर धकेल दिया ताकि वो बच जाए, भले मैं मर जाऊं। मुझे पता है तुम मुझसे नफरत करोगे, लेकिन याद रखना मैंने तुम्हें और अपने बेटे को बचाने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी थी। अगर कभी वीरू मिले तो उसे बताना कि उसकी माँ बुरी नहीं थी, वो बस मजबूर थी। तेरी शालिनी। पत्र खत्म होते ही आदित्य फूट फूट कर रो पड़े। जिस औरत को वो गुनहगार समझ रहे थे वो दरअसल उनकी रक्षक थी। वीरू पास आया, उसके नन्हे हाथों से पापा के आंसू पोंछे। पापा माँ ने तो हमारी जान बचाई थी ना? आदित्य ने उसे सीने से लगाया। हाँ बेटा, तुम्हारी माँ ने हमें मौत से बचाया था, मैंने उसे कभी समझा ही नहीं। वो रात बहुत शांत थी, दूर मंदिर की घंटियां बज रही थीं। आदित्य ने वीरू की कलाई में वही घड़ी बांधी और कहा, अब ये सिर्फ घड़ी नहीं, तेरी माँ का आशीर्वाद है। वीरू ने आसमान की तरफ देखा, बादलों के बीच जैसे कोई मुस्कुरा रहा था। शायद शालिनी ही थी जो अब अपनी छत से पति और बेटे को देखकर सुकून पा रही थी। आदित्य और वीरू अब एक दूसरे के बिना अधूरे थे। घर फिर से हंसी से गूंजने लगा। वीरू स्कूल जाता, दोस्त बनाता, लेकिन हर शाम वो दादा के पास जरूर जाता। दादा अब भी उसी ठेले पर बैठते, लेकिन अब उनकी आंखों में सुकून था। वो वीरू को देखकर कहते, बेटा तू अब बड़ा आदमी बन गया है, लेकिन याद रखना जो दिल में है वो कभी नहीं बदलता। आदित्य ने उस हादसे की पूरी जांच फिर से शुरू करवाई। रावत उस बिजनेस पार्टनर का नाम अब भी शहर में था। वो अब एक बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट बन चुका था। आदित्य ने प्राइवेट डिटेक्टिव्स लगाए, पुरानी कॉल रिकॉर्ड्स, बैंक ट्रांजैक्शन, सब कुछ खंगाला गया। और फिर एक दिन सबूत मिला, रावत ने ही ड्राइवर रघुवीर को पैसे दिए थे, लेकिन वो पैसे शालिनी के अकाउंट से नहीं बल्कि रावत के अपने अकाउंट से गए थे। आदित्य का दिल फिर से टूटा। शालिनी का पत्र सच था, वो सच में उन्हें बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रावत ने प्लान को और खतरनाक बना दिया था। आदित्य ने पुलिस को सबूत सौंपे, रावत को गिरफ्तार कर लिया गया। कोर्ट में जब वो सबूत पेश हुए तो रावत ने सब कबूल कर लिया। हाँ, मैंने गाड़ी में बम लगवाया था, लेकिन शालिनी ने मुझे पहले ही चेतावनी दे दी थी। वो ड्राइवर को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैंने उसे धमकी दी कि अगर वो चुप नहीं रही तो बच्चे को भी निशाना बनाऊंगा। आदित्य कोर्ट रूम से बाहर निकले, आंसू थे, लेकिन अब गुस्से से ज्यादा राहत के। वो समझ गए थे कि उनकी पत्नी ने कितना बड़ा बलिदान दिया। वो घर लौटे, वीरू को बुलाया, बेटा तेरी माँ वो हीरो थी, उन्होंने हमें बचाया। वीरू ने बस इतना कहा, पापा अब माँ को हम कभी भूलेंगे नहीं। आदित्य ने
फैसला किया कि वो शालिनी की याद में कुछ बड़ा करेंगे। उन्होंने शहर के बाहर एक बड़ा आश्रय बनवाया जहाँ सड़क पर रहने वाले बच्चे पढ़ सकें, खा सकें, सो सकें। नाम रखा शालिनी बाल आश्रय। हर साल वहाँ हजारों बच्चे आते और हर साल वीरू वहाँ जाता। वो बच्चों को अखबार पढ़कर सुनाता, उनके साथ खेलता। वो कहता, मैं भी कभी तुम्हारी तरह था, लेकिन एक दिन सब बदल गया। कभी कभी वो पुरानी घड़ी निकालता, वो अब चमक रही थी। वो घड़ी देखकर वो मुस्कुराता। माँ, आपने कहा था ना अगर खो गए तो ढूंढ लेना। आपने मुझे ढूंढ लिया। कुछ साल बीत गए। वीरू अब 18 का हो चुका था। वो कॉलेज में पढ़ रहा था, राजनीति में रुचि लेने लगा था, पापा की तरह। लेकिन वो कभी भूलता नहीं कि वो कहाँ से आया है। हर रविवार वो चौराहे पर जाता, वही जगह जहाँ वो अखबार बेचता था। अब वो वहाँ बच्चों को फ्री अखबार बांटता। वो कहता, पढ़ो, दुनिया समझो, एक दिन तुम भी बड़ा आदमी बनोगे। एक रविवार की शाम सूरज ढल रहा था, वीरू अखबार बांट रहा था। तभी एक छोटी बच्ची उसके पास आई, हाथ में एक पुरानी तस्वीर। भैया, ये तस्वीर मेरे पास है, क्या आप जानते हो ये कौन है? वीरू ने तस्वीर देखी। उसमें वो खुद था 3 साल का और उसके साथ एक और बच्ची। दोनों हंस रहे थे। वीरू का दिल धड़क गया। ये मैं हूँ और ये लड़की, बच्ची ने कहा। मेरी माँ कहती है कि ये उनकी बेटी थी, लेकिन वो हादसे में खो गई। वीरू ने बच्ची को गौर से देखा। वो आंखें, वो मुस्कान, जैसे कोई पुरानी याद जिंदा हो उठी। वो दौड़कर आदित्य को फोन किया। पापा जल्दी आइए, कुछ ऐसा मिला है जो आपको देखना चाहिए। आदित्य पहुंचे, तस्वीर देखी, उनकी आंखें फैल गईं। ये मेरी बेटी है, शालिनी की जुड़वा बेटी। वो हादसे में लापता हो गई थी। हमने सोचा था वो भी नहीं बची, लेकिन बच्ची ने कहा, माँ ने मुझे पाला है। वो कहती हैं कि उस रात गाड़ी पलटी तो एक महिला ने मुझे बचाया, फिर मुझे एक गाँव में छोड़ दिया। आदित्य और वीरू दोनों स्तब्ध। मीरा ने कभी नहीं बताया था कि जुड़वा थे। शायद वो भी नहीं जानती थी, या शायद वो डर के मारे चुप रही। आदित्य ने बच्ची को गले लगाया। बेटी, तू मेरी छोटी परी है। बच्ची एक रो पड़ी। पापा, वीरू ने अपनी बहन को गले लगाया। पहली बार। तीनों रोए, लेकिन ये आंसू खुशी के थे। आदित्य ने फैसला किया, अब पूरा परिवार एक साथ। शालिनी बाल आश्रय में एक नया हिस्सा बनवाया, शालिनी वीरू जुड़वा विंग, जहाँ हर खोया हुआ बच्चा अपने परिवार को ढूंढ सके। आज भी वो चौराहा वही है, लेकिन अब वहाँ अखबार नहीं बिकते, वहाँ प्यार बंटता है। वीरू और उसकी बहन वहाँ जाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। कहते हैं, जिंदगी कभी कभी हमें भटका देती है, लेकिन अगर दिल साफ है तो भगवान जरूर मिलवाता है। और दूर से मंदिर की घंटियां बजती हैं। जैसे शालिनी कह रही हूँ, मैंने कहा था ना, सब ठीक हो जाएगा। दोस्तों, ये थी वो कहानी। एक पिता की तलाश, एक माँ का बलिदान, एक बेटी की मुस्कान और एक परिवार की वापसी। अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसी और कहानियां मिलती रहें। धन्यवाद।